38 के लेसन नंबर 4 बीमा अभिकर्ताओं की नियामक पहलू। बीमा अभिकर्ताओं के नियामक पहलू का मतलब ये है कि क्या नियम है, कायदे कानून है जिनसे ये पूरा इंश्योरेंस एजेंट्स का काम प्रभावित होता है और गवर्न होता है। तो सबसे पहले कुछ परिभाषाएं हैं, जो लीगल परिभाषाएं उनको समझना ज़रूरी है। अधिनियम का मतलब है कोई भी कानून जो हमारे भारत के संविधान द्वारा संविधान में पारित है और इस इंडस्ट्री को गवर्न करने के लिए बीमा अधिनियम 1938 है, जो कि हमारे पूरे बीमा अभिकर्ताओं के जो संबंधित नियम है, कानून है, उनको उल्लेखित करता है। नियुक्ति पत्र का मतलब है कि बीमा अभिकर्ता को कार्य करने के लिए बीमाकर्ता यानी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा एक अपॉइंटमेंट लेटर देना, नियुक्ति देना। अपील अधिकारी का मतलब ये है कि बीमा अभिकर्ता से प्राप्त अभ्यावेदनों और अपीलों पर विचार करने के लिए बीमा कंपनी द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, उसको अपील अधिकारी बोलते हैं। तो वो अपनी कोई भी शिकायत या कोई भी बात जो है अपील अधिकारी के सामने रख सकता है। बीमा अभिकर्ता वो है जो बीमा पॉलिसियों की निरंतरता, नवीनीकरण और पुनः प्रवर्तन से संबंधित व्यवसाय सहित बीमा व्यवसाय की अपेक्षा और प्रापण करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको बीमा पॉलिसियों की निरंतरता, उनका रिन्यूअल, उनको चालू कराना और उनको प्राप्त करना और जमा कराना का जो कार्य है वो बीमा अभिकर्ता का है। प्राधिकरण एक अथॉरिटी है जो कि बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत लागू है। तो सारी की सारी जो नियम हैं, कायदे हैं, उनके लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जो है वो स्थापित किया गया है, जिसके अधीन सारी बीमा कंपनियां और बीमा एजेंट काम करते हैं। विविध बीमाकर्ता वह अभिकर्ता होता है जिसकी नियुक्ति 2 या उससे अधिक बीमाकर्ताओं द्वारा की जाती है, जिसमें ये शर्त होती है कि वो एक जीवन बीमाकर्ता का लाइसेंस ले सकता है, एक साधारण बीमाकर्ता का लाइसेंस ले सकता है, एक स्वास्थ्य बीमाकर्ता और एकल श्रेणी या मोनोलाइन बीमाकर्ताओं में से प्रत्येक में इन चारों श्रेणियों में एक एक लाइसेंस वो ले सकता है और एक एक कंपनी के साथ काम कर सकता है। लेकिन एक श्रेणी के अंदर 2 में काम नहीं कर सकता। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में अगर वो काम करना चाहता है तो किसी एक कंपनी का उसको चयन करना पड़ेगा, वो 2 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ चयन नहीं कर सकता। इसी तरह अधिक और दूसरी कैटेगरीज में भी इसी प्रकार से वो चयन कर सकता है। अभिकर्ताओं की केंद्रीकृत सूची का मतलब ये है कि सारे अभिकर्ता जो भारत में काम करते हैं उनकी एक सेंट्रल सर्वर पे एक सूची होगी जो कि बीमा का व्यवसाय करने के लिए जिनको परमिशन मिली हुई है। तो यह सेंट्रल सर्वर पे ये सूची हमेशा विद्यमान रहेगी। फिर है काली सूची में दर्ज अभिकर्ताओं की केंद्रीकृत सूची। तो यह जिनकी नियुक्ति बीमाकर्ता ने नामित अधिकारी द्वारा आचरण संहिता के उल्लंघन या धोखाधड़ी की वजह से जिनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, तो ऐसे लोगों की सूची भी, अभिकर्ताओं की सूची भी अवेलेबल होती है, जो कि सेंट्रल सर्वर पे होती है। नामित अधिकारी बीमाकर्ता का वह कर्मचारी होता है जो बीमा अभिकर्ता को नामित करता है उसको नियुक्ति देने के लिए। तो उसको नियुक्ति देने के लिए उसको नामित करता है। फिर परीक्षा निकाय वह संस्थान है जो कि बीमा अभिकर्ताओं की भर्ती के लिए जो परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं का संचालन करता है। फिर एकल श्रेणी बीमाकर्ता वो बीमाकर्ता है या इंश्योरेंस कंपनीज है जो एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन पर स्पेशलाइज्ड है और काम करती है, जैसे कृषि बीमा, निर्यात ऋण बीमा या मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनी। तो ये सब एकल श्रेणी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो एक ही टाइप के प्रोडक्ट पे डील करती है। तो बहुस्तरीय विपणन योजना, यह धारा 42A के स्पष्टीकरण में परिभाषित रूप से कोई योजना अभिप्रेत हो।
तो ये बहुस्तरीय विपणन योजना का मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए धारा 42A में इसका स्पष्टीकरण दिया है कि इसमें कैसे कार्य होता है। अब हम समझते हैं कि बीमा अभिकर्ता की नियुक्ति कैसे होती है। तो नियुक्ति के लिए सबसे पहले जो बीमा अभिकर्ता बनना चाहता है वो फार्म 1A में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। फिर नामित अधिकारी, बीमा कंपनी का नामित अधिकारी उस आवेदन को जांचेगा और उससे संतुष्ट होने के बाद उसका आवेदन के लिए आवेदन अभिकरण के लिए मतलब एजेंट बनने के लिए प्रस्तुत करेगा बीमा कंपनी में। फिर जो है उसके बाद उसका पैन का विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा। उसके पास में एक वैलिड पैन नंबर होना चाहिए। आवेदक ने विनियम 6 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप से बीमा परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो। तो जो भी बीमा परीक्षा है वो भी उत्तीर्ण करी होनी चाहिए। और कुछ विनियम 7 के अंदर लिखी हुई चीज़ें ना हो अनर्हता से युक्त नहीं होनी चाहिए। मतलब उसमें अयोग्यता के जो विनियम 7 में लक्षण बताए गए हैं या जो तथ्य बताए गए वो उस अभिकर्ता के आवेदन में नहीं होने चाहिए। फिर आवेदक को बीमा व्यवसाय करने के लिए आवश्यक ज्ञान होना ज़रूरी है और तथा वो सेवा प्रदान करने में सक्षम हो, वो पॉलिसी धारकों को सेवाएं दे सकता हो। इसके अलावा नामित अधिकारी को जो भी अभिकर्ता बनना चाहता है, इंश्योरेंस का काम करना चाहता है, उसके आवेदन को सावधानीपूर्वक जांचेगा और वह यह ध्यान में रखेगा कि उसके पास एक जीवन बीमा अभिकर्ता, एक साधारण बीमा अभिकर्ता, एक स्वास्थ्य बीमा अभिकर्ता और एकल श्रेणी मोनोलाइन बीमाकर्ताओं में से प्रत्येक श्रेणी में एक बीमाकर्ता से अधिक के अभिकरण नियुक्ति धारित नहीं होनी चाहिए। उसका नाम काली सूची में दर्ज अभिकर्ताओं की सूची में भी नहीं होना चाहिए। तो ये काम जो है नामित अधिकारी का है कि वो इंश्योर करे कि उसके पास में इन चारों में जो भी श्रेणियां हैं बीमा अभिकर्ताओं की, उसमें हर एक का एक ही कंपनी का लाइसेंस होना चाहिए और उसको काली सूची में उसका नाम नहीं होना चाहिए। नामित अधिकारी निम्नलिखित का भी सत्यापन करेगा, जैसे कि सूचना का पता लगाने के लिए आवेदन के पैन कार्ड संख्या के साथ प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित अभिकर्ताओं की केंद्रीकृत सूची का सत्यापन करेगा। तो वो पैन कार्ड के द्वारा ये वेरीफाई करेगा कि अभिकर्ता जो है केंद्रीकृत सूची में है या नहीं है। ठीक है। आवेदक का नाम कहीं काली सूची में दर्ज तो नहीं है। नामित अधिकारी इस बात से संतुष्ट होने के लिए आवेदक ने उपर्युक्त विनियम 4244 तक में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा किया है और कोई भी अयोग्य बात जो कि धारा 42 की उपधारा 3 में लिखी गई है वो नहीं होनी चाहिए। अभिकरण आवेदन का प्रसंस्करण कर सकता है और आवेदक से सभी दस्तावेज प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर उसको नियुक्ति पत्र के द्वारा बीमा अभिकर्ता के रूप में आवेदक को नियुक्ति प्रदान कर सकता है। तो जैसे ही उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए और ये सारी योग्यताएं जो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखी हुई है वो पूरी कर दी है, तो 15 दिन के भीतर उसको नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। नामित अधिकारी नियुक्त अभिकर्ता को एक अभिकरण कूट संख्या देगा, एक उसको एजेंसी कोड दिया जाएगा और उस एजेंसी कोड की संख्या से पहले बीमाकर्ता के नाम का संक्षिप्त रूप से रखा जाएगा। तो जो भी एजेंसी कोड है उसके आगे इंश्योरेंस कंपनी का एक संक्षिप्त नाम लिखा होगा। अच्छा, उसके बाद अभिकरण नियुक्ति पत्र में कार्य पद्धति को नियंत्रित करने वाली सभी शर्तें व आचार संहिता और शर्तें सब लिखी हुई होगी और यह अभिकर्ता को नियुक्ति के 7 दिन के अंदर दी जानी चाहिए। तो बीमा कंपनी जो है उसको 7 दिन में सारी नियम शर्तें जो भी अभिकर्ता बनने के लिए और जारी रखने के लिए ज़रूरी है वो उसे नियुक्ति पत्र में देगी। उसके साथ ही जो भी वो बीमाकर्ता की नियुक्ति हो जाती है तो उसे एक पहचान पत्र देना अनिवार्य है।
तो वह पहचान पत्र ये बताएगा कि वह उस कंपनी का प्रतिनिधि है। नामित अधिकारी किसी भी आवेदक के अभिकरण नियुक्ति प्रदान करने से इनकार कर सकता है। तो ये उसका राइट है कि अगर वो किसी इंश्योरेंस एजेंट के आवेदक को अगर रिजेक्ट करना चाहता है तो वो रिजेक्ट कर सकता है, और वो उस आधार पे कर सकता है कि कोई भी शर्त ऐसी जिसको वो पूरा नहीं करता हो उसको उल्लेखित करते हुए बता सकता है कि इसे इंश्योरेंस एजेंसी नहीं दी जा सकती। नामित अधिकारी नियुक्ति के लिए अस्वीकरण के लिए कारण आवेदक को लिखित में आवेदन की प्राप्ति से 21 दिन के अंदर सूचित करेगा। तो 21 दिन के अंदर बताया जाएगा नामित अधिकारी द्वारा कि क्यों उसको एजेंसी नहीं दी जा सकती है या इंश्योरेंस एजेंट वो नहीं बन सकता है, कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो वो पूरी नहीं करता है। आवेदक जो अभिकरण नियुक्ति प्रदान करने से इनकार कर लिए गए हैं, तो नामित अधिकारी के निर्णय से अगर वो असंतुष्ट है तो वो निर्णय की समीक्षा के लिए बीमाकर्ता द्वारा नामित अपील अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। तो अपील अधिकारी के सामने जब आवेदन प्रस्तुत होता है तो वो इस वजह से प्रस्तुत होता है कि वो एजेंसी या इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहता है, लेकिन नामित अधिकारी ने उसको अस्वीकार कर दिया है। सॉरी बीमाकर्ता द्वारा विविध बीमाकर्ता समीक्षार्थ आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने के लिए एक अपील अधिकारी को नामित करेगा, और यह अपील अधिकारी 15 दिन के अंदर अंतिम निर्णय लिखित रूप से सूचित करेगा। बीमाकर्ता द्वारा विविध बीमा अभिकर्ता की नियुक्ति। तो जब कोई एजेंट विविध बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना चाहता है तो उसे आवेदन फॉर्म बी के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा, और उसमें विनिमय 4 में बताए अनुसार प्रक्रिया के आधार पर नामित अधिकारी उसका आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। आवेदक एक बीमा अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार जीवन साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा जैसी स्थिति के विषयों में परीक्षा निकाय द्वारा संचालित बीमा अभिकरण परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। तो यह जो परीक्षा बीमा अभिकरण के लिए उसको उत्तीर्ण करना आवश्यक है, उसके बिना जो है इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकते हैं। अभिकर्ता परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित रूप से पर्याप्त बीमा संबंधी ज्ञान उम्मीदवारों को सुसंपन्न करने के लिए बीमाकर्ता द्वारा मतलब इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उन्हें सहायता और मार्गदर्शन जैसे कि ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है, जिससे वो एग्ज़ाम को उत्तीर्ण कर सकें। अगर बीमाकर्ता सफलतापूर्वक अभिकरण परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो परीक्षा निकाय या एग्जामिनेशन बॉडी जो है वो एक उत्तीर्णता सर्टिफिकेट जारी करेगी, और यह उत्तीर्णता सर्टिफिकेट जो है बीमाकर्ता के पास अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति के लिए वो 12 महीने की अवधि तक प्रस्तुत कर सकता है। 12 महीने तक वो वैलिड रहेगा। तो 12 महीने तक वो उस मार्कशीट को प्रस्तुत कर सकता है बीमा कंपनी के पास बीमा एजेंट बनने के आवेदन के लिए। केवल वे ही उम्मीदवार जिन्हें ऊपर लिखित बीमाकरण अभिकर्ता परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है वो परीक्षा निकाय द्वारा जारी किए उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारित हो, वही अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए विचार किए जाएंगे बीमा कंपनी द्वारा। बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनर्हता। तो अनर्हता जो है 42(3)(a) के अंदर बताई गई है, जिन चीज़ों की वजह से इंश्योरेंस एजेंट को लाइसेंस नहीं मिल सकता है। अब एक आचार संहिता है जो हमारे इंश्योरेंस एजेंट को हमेशा पालना करनी पड़ेगी। वो क्या है कि अपनी और बीमाकर्ता की पहचान स्थापित करेगा जिस पर वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसका मतलब जब भी वो इंट्रोड्यूस करेगा तो अपनी पहचान और अपने इंश्योरेंस कंपनी की पहचान बताएगा। अगर ग्राहक अभिकर्ता पहचान पत्र की मांग करता है तो उसे वो अभिकरण पत्र दिखाना होगा। अपने बीमाकर्ता द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पादों के संबंध में आवश्यक सूचना का प्रसार करेगा, और जो भी ग्राहक की आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार उसको बीमा योजना की सिफारिश देगा या सलाह देगा।
जहां बीमा अभिकर्ता एक ही श्रेणी के उत्पादों को प्रस्तावित करने वाले एक से अधिक बीमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है, वहां उसको चाहिए कि यह पॉलिसी धारक को उन सभी बीमाकर्ताओं के उत्पादों के संबंध में निष्पक्ष रूप से सूचित करे जिनका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, और संभावित ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्पाद सूचित करें। यदि संभावित ग्राहक द्वारा पूछा जाए तो विक्रय के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पाद के संबंध में कमीशन की मान प्रकट करेगा। अगर ग्राहक पूछता है कि उसमें उसको कितना कमीशन मिलेगा तो वह बता सकता है और उसे बताना चाहिए। विक्रय के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पाद के लिए बीमाकर्ता द्वारा प्रभावित किया जाने वाला प्रीमियम बताएगा कि कितना प्रीमियम जो है उसकी पॉलिसी लेने पे उसको ग्राहक को भरना पड़ेगा। बीमाकर्ता द्वारा प्रस्ताव फॉर्म में अपेक्षित सूचना का स्वरूप एवं किसी बीमा संविदा की खरीद में वस्तुपरक सूचना के प्रकटीकरण का महत्व भी संभावित ग्राहक को स्पष्ट करेगा। तो ग्राहक को वो ये बताएगा कि सभी तरह की सूचनाएं जो भी उस बीमा पॉलिसी के संविदा को प्रभावित कर सकती है तो वो सब उसको बतानी चाहिए। ऐसा जो है इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट ग्राहक को बताएंगे। संभावित ग्राहक के बारे में बीमाकर्ता की जानकारी में ऐसा प्रत्येक तथ्य लाएगा जो बीमा के जोखिम अंकन से संबंधित हो और उन्हें अभिकर्ता की जानकारी में आई हुई भावी ग्राहक की कोई भी प्रतिकूल आदतें, आय की असंगति शामिल हो, सूचना जहां पर भी लागू हो, बीमा अभिकर्ता की गोपनीय रिपोर्ट के अंदर उसको मेंशन करना होगा, उसके अंदर उसे बताना होगा। तो यह बीमाकर्ता की जो गोपनीय रिपोर्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी एजेंट द्वारा। हर एक ग्राहक के प्रस्ताव के साथ में वो अपनी ये गोपनीय रिपोर्ट संलग्न करता है। इससे बीमाकर्ता के जोखिम अंकन संबंधी निर्णय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं तो उसको इंश्योरेंस कंपनी को वो जानकारी मिलती है, तो वो जानकारी देना अति आवश्यक है। बीमाकर्ता के पास प्रस्ताव फॉर्म दाखिल करने के समय आवश्यक दस्तावेज, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो प्रस्ताव को पूरा करने के लिए उसके साथ में दिया जाना आवश्यक है। या बीमाकर्ता द्वारा और अतिरिक्त अगर दस्तावेज मांगे जाते हैं तो वो भी इसके साथ में सबमिट करने होते हैं। प्रत्येक भावी ग्राहक को पॉलिसी के अंतर्गत नामांकन पूरा करने के लिए सूचित करेगा। तो कोई भी प्रस्ताव अगर ग्राहक का आता है तो उसमें नॉमिनेशन होना चाहिए, नामांकन होना चाहिए, यह सुनिश्चित करना है। बीमाकर्ता द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति और अस्वीकृति के बारे में भी भावी ग्राहक को तत्पूर्वक सूचित करें। तो यह भी इंश्योरेंस एजेंट का आचार संहिता का पार्ट है कि अगर वो स्वीकार हो गया तो भी सूचित करना, और अगर अस्वीकार कर दिया इंश्योरेंस कंपनी ने तो भी उसे बताना है। जहां भी आवश्यक हो वहां पॉलिसी अथवा किन्हीं अन्य पॉलिसी सेवा के अंतर्गत पॉलिसी के समनुदेशन, पते में परिवर्तन, विकल्पों के प्रयोग सहित पॉलिसी सर्विसिंग के सभी विषयों संबंधित अपने माध्यम से परिचित कराए गए प्रत्येक पॉलिसी धारक को आवश्यक सहायता और परामर्श प्रदान करेगा। तो पॉलिसी सर्विसिंग से संबंधित जितने भी पहलू हैं उन सब पे वो मार्गदर्शन और सहायता और सलाह दे सकता है पॉलिसी होल्डर्स को। बीमाकर्ता द्वारा दावों के निपटाने के लिए जो भी पॉलिसी धारक को डॉक्यूमेंट्स या जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी है तो उसके लिए वो अपनी आवश्यक सहायताएं और सेवाएं प्रदान करेगा। कोई भी बीमा अभिकर्ता निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा। वह बीमा व्यवसाय की अपेक्षा नहीं करेगा अथवा उसका प्रापण नहीं करेगा अगर उसको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है तो बिना नियुक्ति पत्र के कोई भी जो है इंश्योरेंस एजेंट काम नहीं कर सकता। तो उसे बीमाकर्ता द्वारा नियुक्ति पत्र जरूर मिला हुआ होना चाहिए, वो नियुक्त किया जाना चाहिए, तभी वो बीमा व्यवसाय कर सकता है। प्रस्ताव फॉर्म में कोई महत्वपूर्ण सूचना छोड़ने के लिए संभावित ग्राहक को प्रेरित नहीं करेगा। वो कोई भी सूचना अगर देना चाहता है ग्राहक तो वो उसे ये नहीं कहेगा कि इसे ना लिखें, इसको जो भी सूचनाएं वो देना चाहता है उसको लिखने के लिए उसे प्रेरित करना है। प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए बीमाकर्ता को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पत्र और दस्तावेजों में गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए भावी ग्राहक को प्रेरित नहीं करेगा। तो वो गलत सूचनाएं देने के लिए कस्टमर को प्रेरित नहीं करेगा। बीमा पॉलिसी की अपेक्षा प्रापण करने के लिए बहुस्तरीय विपणन का सहारा नहीं लेगा। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो इंश्योरेंस बिजनेस में बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो इसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग के द्वारा बीमा एजेंट जो है इंश्योरेंस बिजनेस प्रोक्योर नहीं कर सकता है।
संभावित ग्राहक से किसी प्रकार का भी अभद्र तरीके से व्यवहार नहीं होगा। किसी अन्य बीमा अभिकर्ता द्वारा लाए गए किसी भी प्रस्ताव में पत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अपने बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित दरों, लाभों, नियमों, शर्तों को छोड़कर कोई भी अन्य दरें, लाभ, नियम, शर्तें प्रस्तावित नहीं करेगा। तो जो भी पॉलिसीज़ के अंदर कंडीशंस एंड टर्म्स कंडीशंस लिखी है उसके अलावा वो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताएगा। किसी बीमा संविदा के अंतर्गत लाभार्थी से आगम राशि की किसी अंश की मांग नहीं करेगा और न ही वो प्राप्त करेगा। तो कोई भी पेमेंट जो है वो एडवांस में नहीं लिया जाएगा, जो कि गलत या ज़्यादा पेमेंट जो भी प्रीमियम है उससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। पॉलिसी धारक को वर्तमान पॉलिसी को समाप्त करने और पहले की पॉलिसी की ऐसी समाप्ति की तारीख के 3 वर्ष के अंदर नई पॉलिसी उत्पन्न करने के लिए विवश नहीं करेगा। तो पुरानी पॉलिसी को बंद करा के नई पॉलिसी चालू करवाने के लिए वो प्रेरित नहीं करेगा। एक बीमाकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नई अभिकरण नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा। यदि उसकी अभिकरण नियुक्ति नामित अधिकारी द्वारा पूर्व में निरस्त की गई है तो ऐसे निरस्तन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि व्यतीत ना हुई। तो 5 वर्ष अगर उसका आवेदन नामित अधिकारी ने निरस्त कर दिया है तो 5 साल से अधिक तक वो 5 साल के तक वो जो है वापस अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता है। किसी बीमाकर्ता का निदेशक नहीं बनेगा अथवा उस रूप से में नहीं रहेगा। तो ना ही वो किसी इंश्योरेंस कंपनी में डायरेक्टर या कोई इस तरह की पोस्ट के रूप में काम नहीं करेगा। प्रत्येक बीमा एजेंट उसके द्वारा पहले से ही प्राप्त बीमा व्यवसाय को सुरक्षित रखने की दृष्टि से पॉलिसी धारक को मौखिक रूप से लिखित रूप से सूचना देने के लिए निर्धारित समय के अंदर पॉलिसी धारकों द्वारा प्रीमियम का विप्रेषण सुनिश्चित करने का हर तरह से प्रयास करेगा। तो वो पॉलिसीज़ में जो भी उसके ग्राहक हैं उनके प्रीमियम टाइम पे जमा हो उसके लिए सूचना देना, उसके लिए प्रयास करना जो है वो एक अविश्वंभावी चीज़ है बीमा एजेंट के लिए। कोई भी व्यक्ति जो बीमा अभिकर्ता के रूप में बीमा अधिनियम 1938 के अधीन कार्यरत है उसे अर्थदंड के लिए भी वो उत्तरदायी होगा, जिसमें सीमा 10,000 रुपये तक हो सकती है। तो कोई भी बीमाकर्ता या बीमाकर्ता की ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति जो ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे बीमाकर्ता अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं है वो बीमा अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता है, तो ऐसे किसी व्यक्ति के माध्यम से भारत में बीमा व्यवसाय करता है तो अर्थदंड के रूप में उत्तरदायी होगा और इसकी सीमा 1 करोड़ रुपये तक हो सकती है। तो कोई भी ऐसा एजेंट जिसको कार्य करने की अनुमति नहीं है लेकिन फिर भी अगर उसको बीमा कंपनी जो है बीमा अभिकर्ता के रूप में उसको नियुक्त किया जाता है तो 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है बीमा कंपनी के ऊपर। बीमाकर्ता अपने अभिकर्ताओं के सभी कार्यों और चूकों के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें इन विनियमों अंतर्गत विनिर्दिष्ट आचरण संहिता का उल्लंघन भी शामिल है, और अर्थदंड के लिए भी उत्तरदायी होगा जिसकी सीमा 1 करोड़ है। तो बीमा कंपनी अपने अभिकर्ता के सभी कार्यों और सभी गैर जिम्मेदाराना कार्यों के लिए जो है वो जिम्मेदार होगा, और अगर वो पाया जाता है तो उसको अर्थदंड भी भुगतना होगा। अभिकर्ता की नियुक्ति के निलंबन। अभिकर्ता की नियुक्ति उचित नोटिस द्वारा जो है एक निलंबित की जा सकती है। तो इसमें अधिनियम 1938 के तहत और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत समय समय पर संशोधन द्वारा अधिनियम बनाए गए। तो उन अधिनियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने पर जो है ये बीमा एजेंट का लाइसेंस रद्द हो सकता है और उसकी नियुक्ति रद्द हो सकती है। तो विनियम 7 में उल्लेखित किसी भी अनर्हता से युक्त हो, विनियम 8 में निर्धारित आचरण संहिता और समय समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा हो, नियुक्ति की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो, वह बीमाकर्ता और प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप में एक अभिकर्ता के रूप में अपने कार्यकलाप को संबंधित कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करता है। अगर बीमाकर्ता या प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यकलाप से संबंधित उसको सूचना देनी है और वो सूचना नहीं देता है तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है।
यदि यह प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों को पालन नहीं करता है, गलत या असत्य सूचना देता है और नियुक्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन उसकी विधिमान्यता की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण सूचना को छिपाता है या प्रकट नहीं करता है, वह बीमाकर्ता प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप से आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं करता है, वह प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी भी निरीक्षण या जांच में सहयोग नहीं करता है, वह पॉलिसी धारक की शिकायतों का समाधान नहीं करता है और वह बीमाकर्ता की ओर से पॉलिसी धारक संभावित ग्राहकों के संग्रहित प्रीमियम नकदी में गबन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार है, तो ऐसे में उसको इंश्योरेंस एजेंट का लाइसेंस जो है वो रद्द किया जा सकता है। इस किसी बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करना समाप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से होकर जो है गुजरते हैं तो इंश्योरेंस एजेंट का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। तो जिन विनियमों के अधीन अभिकर्ता की नियुक्ति निरस्त की गई हो, उसके नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र बीमा नियुक्ति के निरसन के प्रभावी करने पर अंतिम आदेश के निर्गम से 7 दिन के अंदर वापस प्राप्त करेगा। तो जो भी उसके पास में आइडेंटिटी कार्ड है और जो भी नियुक्ति पत्र है वो 7 दिन के अंदर वापस ले लिया जाएगा। बीमाकर्ता निलंबन निरसन को प्रभावी करने वाले आदेश के निर्गम के बाद तत्काल ऑनलाइन पद्धति से उस अभिकर्ता का नाम जिसकी नियुक्ति निरस्त हो गई है वो काली सूची में दर्ज करेगा और उस अभिकर्ता का विवरण प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित काली सूची में डेटाबेस में डाल दिया जाएगा। नामित अधिकारी द्वारा एक सकारण आदेश स्पीकिंग ऑर्डर जो है निर्गम के जरिए अनुशासनिक कार्रवाई के समापन पर किसी अभिकर्ता के संबंध में निलंबन का प्रतिसंहरण किया जाएगा और जैसे ही उसके निलंबन का प्रतिसंहरण करते हुए सकारण आदेश जारी किया जाएगा। तो ऐसे अभिकर्ता का विवरण काली सूची में दर्ज अभिकर्ताओं की सूची में से हटाया भी जा सकता है। बीमाकर्ता भी अन्य बीमाकर्ताओं जीवन साधारण और बीमा जिसके पास वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, बीमा अभिकर्ता के विरुद्ध की गई कार्रवाई की सूचना उनके अभिलेखों और उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए देगा। तो बीमाकर्ता द्वारा अन्य बीमा कंपनियों के जिनके वो लाइसेंस लिए हुए हैं उन सब में जो है वो सूचना देगा उस अभिकर्ता के बारे में जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अब बीमा अभिकर्ता द्वारा नियुक्ति से त्यागपत्र और नियुक्ति के अभ्यर्पण अगर वो अपॉइंटमेंट सरेंडर करता है या वो त्यागपत्र देता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी। यदि बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त कोई बीमाकर्ता अपने बीमाकर्ता के पास स्थित अपनी अभिकरण को सरेंडर करना चाहता है तो वो अपने नामित अधिकारी को अपना नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र सरेंडर कर देगा और साथ ही लिखित रूप से वो अपनी एक एप्लीकेशन लिख के सरेंडर कर सकता है। बीमाकर्ता नियुक्ति से त्यागपत्र और अभ्यर्पण की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर फॉर्म सी में दिए गए विवरण के अनुसार उसकी सेवाओं समाप्त करने का प्रमाण पत्र जारी कर देगा। बीमा अभिकर्ता जिसने अपनी नियुक्ति का अभिप्रण किया हो अन्य बीमाकर्ता के पास नई नियुक्ति की अपेक्षा करता है तो ऐसे मामले में अभिकर्ता से अपेक्षित है कि वह नए बीमाकर्ता को अपनी पिछली अभिकरण का समस्त विवरण प्रस्तुत करेगा और अपने अभिकरण आवेदन फॉर्म के साथ फॉर्म सी में पिछले अभिकर्ता द्वारा जारी किया गया समापन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा। तो कहने का मतलब एक इंश्योरेंस एजेंट एक इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ के दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन कर रहा है तो वो जब ज्वाइन कर रहा है तो पुरानी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो भी उसने काम किया है उसका विवरण और साथ में फॉर्म आवेदन 1C जो उसे पुरानी बीमा कंपनी से प्राप्त हुआ उसकी सेवाएं समाप्त करने के लिए उसको वो नई बीमा कंपनी को प्रस्तुत करेगा। बीमाकर्ता द्वारा समापन प्रमाण पत्र के तारीख से 90 दिन की अवधि के बाद विनिमय 4 द्वारा दी गई रूपरेखा के अनुसार अभिकरण आवेदन पर विचार करेगा। तो उसको वो जो समापन प्रमाण पत्र मिल गया उससे 90 दिन के बाद में जो है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। अब बीमाकर्ता द्वारा अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए सामान्य शर्तें। सामान्य शर्तें क्या है कि बीमाकर्ता अनुबंध के अंतर्गत सूचीबद्ध रूप से अभिकरण विषयों को समाविष्ट करते हुए
एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाएगा और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले प्राधिकरण के समक्ष दाखिल करेगा। बीमाकर्ता द्वारा बनाई जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के लिए दिशा निर्देश अनुबंध 1 में विस्तार पूर्वक उल्लिखित है। कोई भी व्यक्ति बीमा अभिकर्ता के रूप में एक जीवन बीमा करता, एक साधारण बीमा करता, एक स्वास्थ्य बीमा करता और एक मोनोलाइन बीमा करता का लाइसेंस ले सकता है, पर हर एक श्रेणी में वो एक से अधिक बीमा कंपनीज को नहीं ज्वाइन कर सकता। उसे हर एक श्रेणी में एक ही कंपनी ज्वाइन करनी होगी। कोई भी व्यक्ति जो बीमा अभिकर्ता के रूप में अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध कार्य करता है अर्थदंड के लिए उत्तरदायी होगा, जिसकी सीमा 10,000 रुपये होगी। कोई भी बीमाकर्ता की ओर से कार्य करने वाले बीमाकर्ता को कोई भी प्रतिनिधि जो ऐसे व्यक्ति को बीमा करता तो उसे 1 करोड़ रुपए तक का वो देना पड़ सकता है पेनल्टी। कोई भी बीमाकर्ता बीमा विधि संशोधन अधिनियम 2015 के प्रारंभ होने की तारीख को अथवा उसके बाद किसी प्रधान एजेंट या प्रमुख अभिकर्ता या विशेष अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं करेगा। उनके माध्यम से भारत में कोई भी बीमा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति बहुस्तरीय विपणन योजना के माध्यम से किसी बीमा पॉलिसी को हटाने, नवीनीकृत करने और निरंतर बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन नहीं दे सकता है और इसकी अनुमति देने का प्रस्ताव भी नहीं करेगा। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग से इंश्योरेंस नहीं बेच सकते हैं, यह प्रतिबंधित है। प्राधिकरण इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत एक अधिकारी के माध्यम से बहुस्तरीय विपणन योजनाओं के संबंध संस्था और व्यक्तियों के संबंध में उपयुक्त पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई जो है इंश्योरेंस एजेंट मल्टी लेवल मार्केटिंग से प्रोडक्ट पॉलिसीज़ बेच रहा है तो प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित अधिकृत अधिकारी जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है शिकायत दर्ज करा सकता है पुलिस अधिकारियों से। प्रत्येक बीमाकर्ता और बीमा अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए बीमाकर्ता की ओर से कार्य करने वाला प्रत्येक नामित अधिकारी अपने द्वारा नियुक्त प्रत्येक बीमाकर्ता का नाम, पता और उसकी नियुक्ति प्रारंभ की तिथि और नियुक्ति समाप्त होने की तिथि यदि हो तो उसको एक रजिस्टर में रखेगा। तो यह प्रत्येक इंश्योरेंस कंपनी को अपने एजेंट्स के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा, जिसके अंदर उसके अपॉइंटमेंट डेट, उसके सेवा समापन की डेट और नाम, पता, फ़ोन नंबर इत्यादि की डिटेल्स को वो रखेगा। उल्लेखित रूप से अभिलेख बीमाकर्ता द्वारा तब तक रखे जाएंगे जब तक कि बीमा अभिकर्ता सेवा में रहेगा और नियुक्ति की समाप्ति से 5 वर्ष की अवधि तक उसको वो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होंगे। उसके बाद में उसको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था अध्याय नंबर 4 जिसमें अभिकर्ता के बनने के नियमों को हमने समझा। अब अगले चैप्टर्स में मिलेंगे। मैं अरुण कुमार शर्मा, आप सबको नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।